Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। शराब का एक घूंट लेते हुए गार्ड का नेता कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से भरा था। वह बोला, तुम सही वक्त पर आए हो। ये लोग जो औषधि भवन में हंगामा कर रहे हैं, मायालोक राज्य के राजा और रौनक व्यवसाय मंडप ऑफिस के डायरेक्टर को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। औषधि भवन में तुम्हारे लोग इनको पकड़ने में देर क्यों कर रहे हैं? सान्या और विनीत की तरफ इशारा करते हुए सदानंद ने कोल्ड ड्रिंक का एक और घूंट लिया। दूसरी तरफ सांसें तेज थीं। आचार्य सदानंद को यकीन नहीं था कि वह इनका मुकाबला कर पाएगा। अब देखो, औषधि भवन का गार्ड आ गया। वह बहुत जोश में था। सान्या और विनीत की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में चिल्लाया, गार्डों की एक पूरी टुकड़ी होनी चाहिए। इनमें से कई को औषधि भवन में पीटा गया था और ये सब विजयनगर के मशहूर और इज्जतदार लोग थे। औषधि भवन की गार्ड टीम ने तो कुछ किया ही नहीं। वह चिल्लाया, जल्दी करो, इन लोगों को पकड़ो। मैं मायालोक राज्य का राजा चंद्रसेन हूं। उसने बगावत की साजिश में अपने रिश्तेदारों को पीटा। मैं इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सबको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे सख्त पूछताछ हो रही है। राजा चंद्रसेन और दीपेश ने अपने चेहरे छिपा लिए। उनके मुंह से खून का झाग निकल रहा था। किसने हंगामा शुरू किया? भीड़ को धक्का देते हुए गार्ड का नेता गुस्से से भरा था। उसके पीछे ढेर सारे दान मंडप गार्ड थे जो आचार्य सदानंद की उंगलियों की तरफ देख रहे थे। इस नजर से उसका चेहरा अचानक बदल गया। महाराज, मास्टर विनीत, आप यहाँ कैसे? जल्दी से गार्ड का नेता झुका और सलाम किया। उसके पीछे सारे गार्ड गंभीर होकर घुटनों पर बैठ गए। यह देखकर आचार्य सदानंद के कई लोग हैरान रह गए। एक एक करके उनकी आंखें घूमने लगीं, मुंह अंडे की तरह खुला था और वे पूरी तरह से भौचक्के थे। मास्टर विनीत, ये क्या माजरा है? आचार्य सदानंद लड़खड़ा गया। कई लोगों के मुंह से लगभग खून निकलने लगा। एक का चेहरा अजीब था, आंखों में डर था और शरीर कांप रहा था। नहीं, ये क्या संयोग है? क्या ये औरत जो परी जैसी दिखती है सचमुच औषधि भवन की मालकिन है और उसके पास खड़ा बूढ़ा आदमी मास्टर विनीत है? ये सोचकर और लोग लगभग कंफ्यूज हो गए। ये क्या हो रहा है? न सिर्फ वे बल्कि वहां मौजूद बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। क्या ये औषधि भवन का मास्टर है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो कमाल है। वह मास्टर विनीत के साथ है। मैंने उसे पहले एक बार देखा था, लेकिन यह मंडप मास्टर कुछ ज्यादा ही शानदार है। नहीं, भीड़ कांप रही थी और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। औषधि भवन मायालोक राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मंडप का मालिक कभी कभार ही दिखता है और लोगों की नजरों में शायद ही कभी आता है। लोगों की नजर में औषधि भवन का मालिक कोई भूरे बालों वाला बूढ़ा और जादुई आत्मा वाला इंसान होना चाहिए। अब देखो, गार्ड एक इतनी खूबसूरत औरत को मंडप का मालिक बता रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक अंतर लोगों को हैरान कर देता है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? तभी भीड़ में फिर से शक की लहर उठी। भीड़ हटी और रौनक व्यवसाय मंडप ऑफिस के कुछ डिप्टी डायरेक्टर देवेश अपने कई लोगों को लेकर भीड़ में आ गए। ये दृश्य देखकर डिप्टी डायरेक्टर सब लड़खड़ा गए, लगभग गिर पड़े। उनकी आंखें मूर्खतापूर्ण थीं, दिमाग खाली था। ये क्या स्थिति है? दीपेश, धर्मेंद्र और राजा चंद्रसेन सब जमीन पर गिरे थे जैसे उन्हें पीटा गया हो। दीपेश, आप ठीक हैं? और धर्मेंद्र, आपको क्या हुआ? देवेश को जमीन पर ले जाकर कई डिप्टी डायरेक्टर तेजी से आगे आए और घबरा कर पूछा। वे शक से भरे थे। दीपेश को तो खतरे से निपटने के लिए रौनक व्यवसाय मंडप पर बैन लगाया गया था। फिर ये लोग कैसे झगड़े में पड़ गए? लेकिन इस वक्त दीपेश जवाब देने के मूड में नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काम शुरू होने से पहले ही उन्होंने औषधि भवन को फिर से नाराज कर दिया, और वो भी औषधि भवन मंडप के मालिक को। ये क्या माजरा है? दीपेश अवाक रह गया। अंकल, यही है, ये खतरनाक मास्टर विनीत है। यही वो आदमी था जिसने कल हमारे रौनक व्यवसाय मंडप को रोका था। देवेश जमीन पर गिर गया। उसने ऊपर देखा तो विनीत दिखा। वह अचानक बहुत उत्तेजित हो गया और जोर से चिल्लाया। उसने ये तो नहीं कहा कि वह ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने पुकारा, दीपेश फूट फूट कर रोने लगा। कमबख्त, तुम अब भी अपनी माँ को बुलाते हो। अगर तुम न होते तो मैं अब ऐसा कैसे होता? वह खुद को रोक नहीं पाया और उछलकर देवेश को एक जोरदार लात मारी। उसकी लात इतनी जोरदार थी
कि देवेश के कई सामने वाले दांत टूट गए और मुंह के कोने से खून बहने लगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस आदमी को बांध देता ताकि बिना पहचान के किसी को नाराज न करूं। सिर उठाकर दीपेश का चेहरा उस वक्त जितना मजेदार हो सकता था उतना था। उसने कहा, ये महाराज, अब भी मुझे पवित्र पर्वत का पता नहीं था। मैंने आजादी का फायदा उठाया। प्लीज मुझे माफ करें। ये एक गलतफहमी है। हाँ, ये बस एक गलतफहमी है। वह इतना बेतरतीब बोल रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन सान्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस उदासीनता से। महाराज, प्लीज बताएं कि इन लोगों का क्या करना है? एक घुटने पर बैठकर गार्ड कमांडर ने आदर से पूछा। मैं देखता हूं कि इन सबको ले जाने के बाद मेरे औषधि भवन में कौन बदमाशी करने की हिम्मत करता है। सान्या का चेहरा ठंडा था और उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी। उसके दिल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। शुक्र है वह समय पर पहुंच गई, वरना अगर धूल को चोट लगती तो भविष्य में उसके चेहरे पर धूल क्यों कम दिखती। अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो न सिर्फ धूल कम होगी, बल्कि वह अपने दिल से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। वह इस गुस्से को भी पार नहीं कर पाएगी। हाँ, सान्या का आदेश सुनकर गार्ड कमांडर तुरंत खड़ा हुआ और हाथ हिलाया। चलो, इन सबको पकड़ लो। वाह! अभी औषधि भवन गार्डों के एक ग्रुप ने दीपेश और बाकियों को घेर लिया और उन्हें ले जाने लगे। राजा चंद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। दूसरी तरफ सबने मारा और अब वह खुद भी फंस गया। ये तो बहुत ज्यादा है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं मायालोक राज्य का राजा चंद्रसेन हूं। क्या तुम बगावत करने जा रहे हो? वह जल्दी से उठा और राजा चंद्रसेन की आंखों में गुस्सा और डर था। दीपेश का चेहरा भी बदल गया। सर, मैं रौनक व्यवसाय मंडप ऑफिस का डायरेक्टर हूं। ऐसा लगता है कि आप लोग राज्य के कानून के हिसाब से नहीं चल रहे। अगर उसे सचमुच औषधि भवन में हिरासत में लिया गया तो उसकी इज्जत कहां रहेगी? पूरा शहर उसका मजाक उड़ाएगा। कई गार्ड एक पल के लिए हिचकिचाए और सिर घुमाकर देखने लगे। आखिरकार उनकी पहचान अलग थी। तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना जो रणवीर ने कहा? सान्या के बोलने का इंतजार किए बिना विनीत ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे लहजे में कहा। उसने तंज कसा। कानून के खिलाफ? औषधि भवन में राज्य का कानून इतना आसान नहीं है। विनीत के शब्दों के साथ गार्ड अब और हिचकिचाए कहां। बस एक आउच की आवाज सुनाई दी। दीपेश और कई लोग औषधि भवन के गार्डों द्वारा जमीन पर दबा दिए गए और उनके मुंह से दर्द की आवाज निकल रही थी। जब उन्होंने आचार्य सदानंद को पकड़ा तो अचानक एक खतरनाक हवा का झोंका आया। आचार्य सदानंद का चेहरा उदास हो गया और उसका पूरा शरीर खतरनाक हवा से भर गया। अचानक उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और सबको दिखाया। मैं रक्त की पवित्र भूमि में प्रथम लेवल का रक्त मास्टर हूं। क्यों? क्या तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो? उसका चेहरा गंभीर था और आचार्य सदानंद का पूरा शरीर खतरनाक हवा से भरा था, जैसे कोई विशाल पहाड़ लोगों के बीच खड़ा हो। धक्का! आचार्य सदानंद की तेज हवा से कई गार्ड एक के बाद एक पीछे हट गए। उनमें से एक का चेहरा पीला पड़ गया और उसका खून बहने लगा। इन गार्डों की ताकत स्वर्ग लेवल की शुरुआत में थी, लेकिन आचार्य सदानंद की ताकत स्वर्ग लेवल के अंत में थी। इसके अलावा रक्त मास्टर की पहचान के साथ उसकी ऐसी इज्जत थी कि लोग जल्दी से उसके पास नहीं गए। रक्त मास्टर? क्या यह आदमी प्रथम लेवल का रक्त मास्टर है? मुझे याद है, इसका नाम आचार्य सदानंद है, जो रक्त की पवित्र भूमि का रक्त मास्टर है। हाय, औषधि भवन के लोगों ने रक्त मास्टर को पकड़ने की हिम्मत की। यह तो बड़ी मुसीबत है। भीड़ में जैसे भूकंप आ गया हो। तेज भूमि में रक्त मास्टर का रुतबा सबसे बड़ा है, जो हर पेशे से ऊपर है। यह कह सकते हैं कि लोगों की नजर में रक्त की पवित्र भूमि सबसे बड़ी पवित्र जगह है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। अब जिन लोगों ने औषधि भवन को नाराज किया उनमें एक रक्त मास्टर भी था। इसने तुरंत भीड़ का ध्यान खींच लिया। औषधि भवन और रक्त की पवित्र भूमि दोनों की जबरदस्त इज्जत है। जब दोनों ताकतें टकराईं तो लोगों का खून खौलने लगा। मुझे नहीं लगा था कि सामने रक्त मास्टर होगा। शायद औषधि भवन के लिए यह आसान नहीं होगा। हाँ, रक्त मास्टर का रुतबा खास है। शायद औषधि भवन भी उसे आसानी से नाराज नहीं कर सकता। मास्टर आचार्य सदानंद रक्त की पवित्र भूमि में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड प्रथम लेवल का रक्त मास्टर है। रुतबे के हिसाब से शायद वह मायालोक के राजा से भी ऊपर है। आखिर मायालोक के राजा तो बस नाम का राजा है और दत्ता परिवार में उसे कम लोग ही इज्जत देते हैं। मायालोक के राजा, भले ही वह मायालोक राज्य का राजा था, लेकिन यह सिर्फ एक उपाधि थी। उसकी कोई असली ताकत नहीं थी। वास्तव में दत्ता परिवार में कई लोग राजा चंद्रसेन को नीची नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि उसने शाही इज्जत को बर्बाद किया है।
अगर ऐसा आदमी औषधि भवन में पकड़ा जाता है तो ये दत्ता परिवार के मुंह पर तमाचा होगा। औषधि भवन के रुतबे के साथ उसे इसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन आचार्य सदानंद का मामला अलग है। वह रक्त की पवित्र भूमि में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड रक्त मास्टर है। रक्त की पवित्र भूमि में एक नियम है कि अगर कोई रक्त मास्टर आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड है तो चाहे उसने कोई भी गलती की हो, कोई बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसे रक्त की पवित्र भूमि ही संभालेगी, वरना ये रक्त की पवित्र भूमि के लिए चुनौती होगी। वास्तव में सिर्फ रक्त की पवित्र भूमि ही नहीं, औषधि भवन और हुनर भवन जैसी ताकतों के भी अपने नियम हैं जो अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं। किसी बाहरी ताकत को अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। हम आज यहाँ रौनक व्यवसाय मंडप ऑफिस को रोकने के लिए औषधि भवन आए थे। हमारा इरादा अपमान करने का नहीं था। अगर हमने पहले कोई गलती की तो मुझे उम्मीद है कि रणवीर मुझे माफ करेंगे। राजा चंद्रसेन और दीपेश की बात है तो उन्हें यहाँ हिरासत में नहीं रखा जा सकता। प्लीज मुझे एक मौका दें और इसकी जांच न करें। प्रथम लेवल के रक्त मास्टर का बैज हाथ में लिए आचार्य सदानंद का लहजा थोड़ा नरम था, लेकिन उतना सख्त नहीं। वास्तव में उसका दिल गुस्से से भरा था। मायालोक के राजा सुंदरता से चकित था। उसने किसे नाराज किया? उसने तो औषधि भवन के मालिक को ही नाराज कर दिया। हालांकि वह रक्त की पवित्र भूमि का रक्त मास्टर है, लेकिन वह सिर्फ प्रथम लेवल का रक्त मास्टर है और दूसरा पक्ष औषधि भवन का मालिक है। दोनों की पहचान में बहुत बड़ा अंतर है। इस वक्त वह सिर्फ रक्त की पवित्र भूमि की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी इज्जत बेच सकता था और जांच से बचने की कोशिश कर सकता था। आचार्य सदानंद के हाथ में बैज देखकर औषधि भवन के कई गार्ड रुक गए और फिर से हिचकिचाने लगे। भौहें चढ़ाते हुए विनीत ने भी गंभीरता से कहा, रक्त की पवित्र भूमि का रक्त मास्टर कोई छोटी बात नहीं है। अगर रक्त की पवित्र भूमि से टकराव हुआ तो औषधि भवन को भी नुकसान होगा। उनके रवैये ने लोगों के दिलों में एक सवाल उठा दिया। ऐसा लगता है कि भले ही औषधि भवन ताकतवर है और दत्ता परिवार को भी नहीं मानता, लेकिन रक्त की पवित्र भूमि जैसी ताकतों के सामने वह सचमुच कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर अगर ये शुरू हो गया तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। राजा चंद्रसेन और दीपेश बहुत खुश थे। वे सान्या को देखकर और उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। तुम्हारा औषधि भवन इतना घमंडी क्यों है? जब रक्त की पवित्र भूमि से मिलते हो तो तुम्हें भी रुकना पड़ता है। वे दिल में सान्या के छोड़ने के आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि अकड़ कर वापस जा सकें। सान्या का तंज सुनो। रक्त मास्टर का क्या? मेरे औषधि भवन के जंगल में मुझे नहीं, सजा मिलेगी। ये शब्द सुनते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। औषधि भवन, क्या ये सच है? क्या तुम सचमुच रक्त मास्टर को रक्त की पवित्र भूमि में बंदी बनाना चाहते हो? औषधि भवन के गार्डों ने लोगों की परवाह किए बिना औषधि भवन मास्टर का आदेश सुना और एक एक करके दौड़ पड़े। क्या हिम्मत है? आचार्य सदानंद हैरान रह गया। उसका पूरा शरीर खतरनाक हवा से भर गया और भयानक तेजी आसमान तक पहुंच गई, जिससे कई गार्ड हिल गए। उसका चेहरा गंभीर और ठंडा था। वह सान्या को घूर रहा था और ठंडी आवाज में बोला, मास्टर रणवीर, ये बहुत ज्यादा है। सान्या उदासीन दिखी। ज्यादा? तुम एक कार्ड निकालकर बस ऐसे ही निकल जाना चाहते हो? तुमने कहा कि तुम रक्त की पवित्र भूमि के रक्त मास्टर हो। ठीक है, ठीक। रक्त की पवित्र भूमि के राष्ट्रपति को खुद किसी को लेने आने दो, लेकिन अभी इसे मेरे लिए ले जाओ। तुम? आचार्य सदानंद और भी गुस्से में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्त मास्टर की पहचान बताने के बाद भी सान्या उसे छोड़ेगी नहीं। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बेवकूफ, हम औषधि भवन में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मायालोक के राजा कुछ भी कहे, उसका कोई मतलब नहीं। वह हर बात पर क्यों मोल भाव करे? तुम्हें लगता है कि मायालोक के राजा अपनी जबान की परवाह करता है? मैं ऐसी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तुमने विवान को रोकने की हिम्मत की। तुम्हें उसके साथ कुछ करना ही होगा। यह मामला कभी माफ नहीं होगा, भले ही तुम रक्त की पवित्र भूमि के आदमी हो। अच्छा हुआ कि इस मंडप का मालिक समय पर यहां आ गया, वरना पता नहीं तुम क्या करते। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो क्या मेरे औषधि भवन को सचमुच धमकाया जाएगा? वह आचार्य सदानंद और उसकी मूर्खतापूर्ण आंखें सब उलझ गए। उन्हें लगा कि सान्या का गुस्सा मायालोक के राजा की छेड़खानी की वजह से था। कौन जानता था, यह सब उस छोटे लड़के की वजह से था। उसका सिर चकरा रहा था और वह बेहोश होने वाला था। अगर ये इस बच्चे की वजह से है तो ये और भी हास्यास्पद है। आचार्य सदानंद ने तंज कसा। ये लड़का तुम्हारा औषधि भवन का आदमी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे बीच कोई झगड़ा भी हो तो हमें तुम्हारे औषधि भवन के सामने आने की जरूरत क्यों? ऐसे आदमी की वजह से तुम औषधि भवन मेरे रक्त मास्टर को हिरासत में लेने की हिम्मत कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा है।
आचार्य सदानंद शांत हो गया। अगर ये विवान की वजह से था तो औषधि भवन गलत था। सबने सिर हिलाया। आखिर रक्त की पवित्र भूमि खास है। अगर औषधि भवन ने किसी बाहरी आदमी की वजह से आचार्य सदानंद को हिरासत में लिया तो वह हार नहीं मानेगा। तुम गलत हो। विवान हमारे औषधि भवन का हकीम है। अगर तुम मेरे औषधि भवन में हमारे हकीम पर हमला करोगे तो भले ही मुकदमा रक्त की पवित्र भूमि तक जाए, मुझे कोई डर नहीं। सान्या हंस पड़ी। क्या ये आदमी औषधि भवन का हकीम है? सब लोग होश में आए और विवान को देखने लगे, जो बहुत हैरान थे। उन्होंने पहले जो हुआ उसे नहीं देखा था। उन्हें लगा कि सान्या और आचार्य सदानंद आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन ये सब उस आसपास के लड़के की वजह से हुआ। और तो और ये लड़का औषधि भवन का हकीम है। देखने में तो ये सिर्फ 15 से 16 साल का लगता है, फिर भी ये प्रथम लेवल का हकीम है। अरे ये विवान नहीं है? अचानक किसी ने विवान को पहचान लिया और चौंक कर बोला, विवान? सचमुच वही है। विवान औषधि भवन का हकीम कब बन गया? भीड़ हैरान थी। सब उसे घूर रहे थे। उनके दिलों में खलबली मची थी। विवान का नाम ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वह हकीम कब बन गया? 15 साल की उम्र में उसने 5 देशों की बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रक्त आत्मा पूल में गया। अब वह औषधि भवन का हकीम है। क्या ये अब भी प्रतिभाशाली है? ये तो राक्षस है। कोई आश्चर्य नहीं कि सान्या उसकी इतनी रक्षा करती है। अगर सोचो तो इतना प्रतिभाशाली हकीम, जिसे औषधि भवन में लगभग दूसरे लोग सिखाते हैं, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आचार्य सदानंद भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान औषधि भवन का हकीम होगा। मायालोक के राजा को देखते हुए वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। ये मायालोक के राजा स्वर है क्या? हम तीनों औषधि भवन में दया मांगने आए थे। वह तो अच्छा था, लेकिन विनती पूरी होने से पहले ही औषधि भवन के हकीम को सिखाने चला गया। क्या उसे लगता है कि मुसीबत अभी छोटी है? मायालोक के राजा भी उदास और पूरी तरह मूर्ख था। उसे पता था कि विवान औषधि भवन का हकीम है। अगर वह उसे मार देता तो वह यहां विवान से निपटने के लिए नहीं होता। धर्मेंद्र का डायरेक्टर सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। दीपेश को देखकर वह लगभग बिना आंसू बहाए रोना चाहता था। दुनिया में इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है? उसे आखिरकार रिश्ते के जरिए मामले की चाबी मिल ही गई, यानी विवान नाम का ये नौजवान। इसलिए वो विवान से एक रास्ता खोलने के लिए दौड़ा और सान्या जी को रौनक व्यवसाय मंडप की नाकाबंदी हटाने दी। लेकिन दीपेश तो कमाल है। मामला अभी सुलझा नहीं था कि उसने पहले ही दूसरे पक्ष को बुरी तरह अपमानित कर दिया। क्या ये कोई जाल नहीं है? बस इस वक्त धर्मेंद्र का दिल निराशा से भरा था। बात जब इस मोड़ पर पहुंच गई तो रौनक व्यवसाय मंडप ने समस्या को आसान और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की, जो अब नामुमकिन थी। सब खत्म हो गया। हाथ के एक इशारे के साथ अचानक गार्डों का एक झुंड आ गया। आचार्य सदानंद के दिल में गुस्सा भरा था और वो फिर से कदम उठाने को तैयार था। तभी उसने महसूस किया कि एक अनदेखा दबाव उस पर हावी हो रहा है। सिर घुमाकर उसने देखा कि विनीत हत्या की भावना से भरा हुआ था। वो उसे लालच से घूर रहा था। जाहिर है, अगर आचार्य सदानंद में जरा भी हलचल हुई तो वो आगे बढ़ने में जरा भी नहीं हिचकेगा। जैसे ही उसका दिल डूबा, आचार्य सदानंद ने विरोध करने का ख्याल भी छोड़ दिया। वो पकड़े जाने को तैयार ही था कि उसे एक शानदार आवाज सुनाई दी, जो अचानक दूर से आई। 1 मिनट रुको। आवाज में रौब था। सिर घुमाकर उसने एक मध्यम उम्र के आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर उदासीनता थी। उसे लोगों को दबाव का गहरा एहसास हो रहा था। वो खून का भी माहिर है। उसकी छाती पर लगे निशान को देखो, वो दूसरी लेवल का रक्त गुरु है। वो रक्त की पवित्र भूमि में गुरु लावनीश का उपयाजक है और दूसरी लेवल का रक्त गुरु भी। गुरु लावनीश यहाँ क्यों है? अब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। भीड़ उत्तेजित हो गई और लावनीश को रास्ता देने के लिए हट गई। लावनीश रक्त गुरु? ये सुनकर सान्या और विनीत एक दूसरे को घूरने लगे। मैंने उसकी छाती पर रक्त गुरु के कपड़े पर खड़ा हुआ बैज देखा, जो दूसरी लेवल के रक्त गुरु के 2 रक्त निशानों को दिखाता था। वो सचमुच चकाचौंध करने वाला था। वो वाकई दूसरी लेवल का रक्त गुरु था और रक्त की पवित्र भूमि का उपयाजक भी। ये कोई आम बात नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि रक्त की पवित्र भूमि में पहली लेवल के रक्त गुरु की पहचान का बहुत सम्मान होता है और दूसरी लेवल के रक्त गुरु की पहचान उससे 10 गुना ज्यादा। खासकर लावनीश, जो रक्त की पवित्र भूमि का उपयाजक भी है। यह दिखाता है कि रक्त की पवित्र भूमि में उसका सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि असली ताकत भी है। इसके उलट लावनीश का लेवल शायद औषधि भवन में विनीत के बराबर हो सकता है। गुरु लावनीश, आप यहां क्यों आए? आगंतुकों को देखकर लोग और एक्साइटेड हो गए। उनकी आंखों में आंसू छलकने को थे।
और उनका दिल जो पहले डूब रहा था वो तुरंत और नीचे चला गया। उन्हें ठंडी नजर से देखने के बाद लावनीश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सान्या को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, मिस सान्या, मैं रक्त की पवित्र भूमि का उपयाजक हूँ। मैंने आपके नाम के बारे में बहुत सुना है। मैंने हाल की कुछ घटनाओं को भी देखा। हालांकि आचार्य सदानंद और उसके साथियों के साथ नाइंसाफी हुई थी, लेकिन उन्होंने विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मिस सान्या रक्त की पवित्र भूमि की खातिर आचार्य सदानंद को माफ करें और उन्हें जाने दें। लावनीश, जो पहले औषधि भवन के पास से गुजर रहा था, ने सुना कि वहां झगड़ा हो रहा है। इसलिए एक्साइटमेंट में वो अंदर आया और ये नजारा देखा। पहले तो वो वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि औषधि भवन वाकई आचार्य सदानंद को ले जाना चाहता है, तो वो चुप नहीं रह सका। अगर मिस सान्या के लोग आचार्य सदानंद को सचमुच बंदी बना लेते, तो बात फैलने पर रक्त की पवित्र भूमि की इज्जत पर बहुत बुरा असर पड़ता। इसलिए वो आगे आने से खुद को रोक नहीं सका। एक पल के लिए मैदान का माहौल अचानक गंभीर हो गया। रक्त की पवित्र भूमि में लावनीश डीकन का आना अपने आप में बड़ी बात थी। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा जरूर हो जाता। हर कोई ये सोचने लगा कि सान्या, मंडप का मालिक, इससे कैसे निपटेगा। हालांकि आचार्य सदानंद ने विवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका व्यवहार पहले ही हो चुका है। इसलिए मुझे माफ करें, आप उसे ले नहीं जा सकते। सान्या ने बिना हिचके उदासीन लहजे में कहा। वाह! पूरा माहौल उबल पड़ा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मास्टर सान्या ने मना कर दिया। ये तो रक्त की पवित्र भूमि से जंग छेड़ने की तैयारी थी। तो आप आचार्य सदानंद को हिरासत में लेंगे और हमारी रक्त की पवित्र भूमि का विरोध करेंगे? लावनीश की आंखें सिकुड़ गईं और उसका लहजा ठंडा हो गया। मैंने ऐसा कहा था। मुझे लगा था कि औषधि भवन का मालिक लावनीश को इज्जत देकर उसे जाने देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं अपने दिल में गुस्सा दबाए बिना नहीं रह सका। ये रक्त की पवित्र भूमि के खिलाफ नहीं है। बात यह है कि आचार्य सदानंद ने हमारे औषधि भवन में बहुत हंगामा किया। अगर आप मुझे इसका हिसाब नहीं देंगे तो मैं यहां नहीं टिक पाऊंगा। उम्मीद है आप समझ सकते हैं। सान्या की आवाज भले ही सुरीली नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत लोगों को रंग बदलने पर मजबूर कर देती थी। अगर मैं मना करूं तो? ठंडी सिसकारी के साथ लावनीश ने अपनी आस्तीनें लहराईं और आचार्य सदानंद के सामने खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर भयानक तेवर से भरा था। इस हॉल में खून का एक अजीब सा उतार चढ़ाव फैल रहा था। उसकी डरावनी सांस ने लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ कमजोर साधक सांस भी नहीं ले पा रहे थे। सान्या का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। अगर तुम्हें मेरे औषधि भवन में हंगामा करना है तो मेरी बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत देना। तुम भी इसे झेल रहे हो। धम! सान्या की ताकत भी फट पड़ी। अगर दीपेश का विरोध काफी मजबूत नहीं होता तो ऐसा लगता कि दीपेश का विरोध करने का ख्याल भी कमजोर पड़ जाता। हवा में दो ताकतों का टकराव हुआ। लावनीश की ताकत जैसे अंडे की तरह तुरंत टूट गई। ये तो जंग शुरू होने की रफ्तार है। सबके चेहरे बदल गए और उनकी सांसें रुक गईं। सब घबरा गए। अगर औषधि भवन और रक्त की पवित्र भूमि वाकई आपस में भिड़ गए तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी। इसका पूरे छाया नगर की स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। अगर बातचीत से कुछ हल हो सकता है तो इतना उत्साह क्यों? ये देखकर कि जंग शुरू होने वाली थी, विवान अचानक मुस्कुराया और सान्या के पीछे से बाहर आ गया। सब हैरान रह गए। ये विवान इस वक्त अचानक क्या हंगामा करने आया? क्या कहना चाहता है? दरअसल ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सिर्फ उसके और मायालोक के राजा के बीच का नहीं, बल्कि रक्त की पवित्र भूमि और औषधि भवन के बीच का झगड़ा बन गया था। वो तो बस एक अच्छा हकीम है, उसका क्या वजन हो सकता है? विवान, तुम निश्चिंत रहो। मैं कुछ और गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे औषधि भवन में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सान्या ने सोचा कि विवान रक्त की पवित्र भूमि से डर रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसे तसल्ली दी। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। मिस सान्या, या मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। दिल थोड़ा पिघला। रक्त की पवित्र भूमि से लड़ने के लिए सान्या जो दबाव झेल रही थी वो कोई साधारण बात नहीं थी। मैं इन दोनों ताकतों को आपस में भिड़ने नहीं दे सकता। मैं वाकई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। हल्की मुस्कान के साथ विवान ने लावनीश को देखा। बोलो। लावनीश ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में तंज था। उसके हिसाब से औषधि भवन इसे मानने को तैयार है, लेकिन सान्या का आगे आना ठीक नहीं। इसलिए ऐसा नौजवान औषधि भवन की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ। ये सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि आसपास के बाकी लोगों की भी सोच थी। ये आचार्य सदानंद, हमारे औषधि भवन ने इसे पहले ही पकड़ लिया है।
तुम वापस जाओ और पूर्वी अध्यक्ष से इस बारे में बात करो कि उनका क्या मतलब है। क्या? विवान के शब्द सुनकर सबके पैर लड़खड़ा गए और वो लगभग गिर पड़े। उनकी आंखें गोल गोल थीं, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मुझे लगा था कि विवान कोई ठीक ठाक सुझाव देगा, लेकिन ये तो ऐसा था। उसका टेढ़ा मेढ़ा मुंह सबको हैरान कर गया। भाई, तुम्हारा आइडिया आचार्य सदानंद को रोकना और रक्त की पवित्र भूमि को अपमानित न करना नहीं है। सान्या ने कुछ कहने से पहले ही लावनीश ने मना कर दिया था। तुम कहते हो दूसरा पक्ष मानेगा? पागलपन। जैसा कि सोचा, लावनीश का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए पूर्वी अध्यक्ष से बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं खुद फैसला ले सकता हूं। दिल में गुस्सा भड़क उठा और वो लगभग फट पड़ा। ये औषधि भवन बहुत ज्यादा हो गया। मैंने सोचा था कि वो कोई सुझाव देगा, लेकिन इतना बड़ा वाला नहीं। मैं तो साफ साफ खुद को कोस रहा था। आचार्य मुकेश, आप देख सकते हैं कि ये लड़का और औषधि भवन बहुत घमंडी है। मुझे सचमुच लगता है कि हमारी पवित्र भूमि को कोई मसल नहीं सकता। आचार्य सदानंद भी एक तरफ गुस्से में था। उसने लावनीश का मूड भड़काने के लिए आग में घी डाल दिया। उसके उकसाने पर लावनीश का गुस्सा और भड़क गया। उसने ठंडी सांस ली। इस मामले में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आचार्य सदानंद को मैं आज ही ले जाऊंगा। सिर्फ वो ही नहीं, राजा चंद्रसेन और दीपेश को भी मैं ले जाना चाहता हूं। अगर वो फिर कमजोर पड़ गया तो लोग सोचेंगे कि रक्त की पवित्र भूमि डरपोक है। सान्या का चेहरा और सख्त हो गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान ने उसे रोक दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, आचार्य मुकेश, जल्दी फैसला मत लो। बेहतर होगा कि पहले पूर्वी अध्यक्ष को बताओ। आखिरकार तुम तो बस एक छोटे डीकन हो। मुझे डर है कि तुम औषधि भवन का मुकाबला नहीं कर सकते। पफ। ये सुनकर सबके मुंह से खून की उल्टी होने को थी। एक एक करके बेहोश होने वाले थे। भाई, रक्त की पवित्र भूमि का रक्त गुरु तुम्हारे सामने है और तुम कहते हो कि वो बस एक छोटा डीकन है। कितना घमंड! मुझे यकीन है कि बाहर खड़ा रहा तो मुझे मार डालेंगे। भौहें चढ़ाकर लावनीश गुस्से से लाल हो गया। मैं रक्त की पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं। और पूर्वी अध्यक्ष को बताने की बात, तुम खुद को क्या समझते हो? विवान अवाक रह गया। लावनीश की बात समझ नहीं आ रही थी। वो बिना कुछ कहे बोला, मैं आदित्य सेन को जानता हूं। ऐसे करो, तुम उन्हें बता दो कि ये आचार्य सदानंद है जिसे विवान पकड़ना चाहता है। मुझे लगता है उनकी कोई आपत्ति नहीं होगी। विवान की बात सुनकर लावनीश लगभग हंस पड़ा। बस तुम और पूर्वी अध्यक्ष को जानते हो? तिरस्कार भरे चेहरे के साथ लावनीश की आंखों में अविश्वास था। धोखा देने के लिए, लेकिन इतना कमजोर धोखा? पिछले 2 सालों में पूर्वी अध्यक्ष ने शायद ही पवित्र भूमि के मामलों में दखल दिया हो। उनके सबसे करीबी लोगों को भी उनसे मिलना मुश्किल था। अगर वो मिलना चाहता था तो पहले बताना पड़ता था और उनके बुलावे का इंतजार करना पड़ता था। विवान खुद को क्या समझता है? ये जानकर कि लावनीश को यकीन नहीं था, विवान समझाने में आलसी था। उसने अपनी जेब से एक सोने का कार्ड निकाला और लावनीश के सामने लहराया। तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए। क्या तुम वाकई आचार्य सदानंद के लिए बोलना चाहते हो? विवान ने जो निकाला वो पूर्वी राजा राजवंश द्वारा दिया गया गोल्डन कार्ड था। विवान के घमंडी लहजे को देखकर लावनीश गुस्से से फटने वाला था। अचानक उसने उसके हाथ में सोने के कार्ड की झलक देखी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। एक तरफ आचार्य सदानंद ने लावनीश का चेहरा नहीं देखा। विवान को कार्ड निकालते देखकर उसने लावनीश से हार मानने को कहा। वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बदबूदार लड़के, तुम्हें अध्यक्ष को जानना चाहिए। मजेदार है। और एक कार्ड निकाल लिया। क्यों? तुम ये नहीं बताते कि तुम असल में हमारे रक्त की पवित्र भूमि के रक्त गुरु हो? आचार्य सदानंद तिरस्कार से भरा था। विवान ने बेतरतीब ढंग से एक कार्ड निकाला और लावनीश को उस पर यकीन न करने देना चाहा। वो खुद को क्या समझता था? इस दुनिया में रक्त की पवित्र भूमि को डराने वाला कोई प्रतीक नहीं है। न हकीम का बैज, न ही मायालोक राज्य के दत्ता परिवार का स्वर्ण पदक कुछ काम करता है। चुप रहो! अचानक लावनीश ने जोर से डांटा और आचार्य सदानंद की बात बीच में ही काट दी। अध्यक्ष लावनीश! आचार्य सदानंद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके सामने खड़ा लावनीश, जो पहले शांत था और सान्या से बात कर रहा था, अब पीला पड़ गया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दिल में गहरा डर था। वो बुदबुदाया, गोल्डन कार्ड! ये तो गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड महान मायालोक राज्य की रक्त पवित्र भूमि का सबसे ऊंचा प्रतीक है। रक्त की पवित्र भूमि में कहीं भी जाओ, तुम्हें 30% की छूट मिल सकती है। तुम कई ऐसी जगहों पर जा सकते हो जहां दूसरे नहीं जा सकते।
लावनीश के ज्ञान के मुताबिक सिर्फ पूर्वी शाही राजवंश का अध्यक्ष ही ऐसा कार्ड दे सकता था। इसके अलावा लावनीश की समझ में सिर्फ छायानगर के महामहिम राजा अमरेंद्र को ही ऐसा कार्ड मिला था। इसके अलावा आदित्य राजवंश के अध्यक्ष ने इसे किसी और को नहीं दिया था। लेकिन अब यह कार्ड वाकई विवान के हाथ में था। विवान और पूर्वी शाही राजवंश के अध्यक्ष का क्या रिश्ता है? शरीर कांप रहा था, पीठ पर ठंडा पसीना निकल रहा था। लावनीश के पैर इतने नरम हो गए कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इस कार्ड का होना यह दिखाता था कि विवान का पहले वाला दावा सच होने की पूरी संभावना थी। उसके और अध्यक्ष के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर था। लावनीश लगभग गिर पड़ा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा, विवान, मैंने अभी अभी गुस्ताखी की। तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत करना वाकई अपराध है। चिंता मत करो, मैं तुरंत चेयरमैन आदित्य को इसकी खबर दूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। ये कहते हुए लावनीश की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। सब हैरान रह गए। वो पागल होने वाले थे। क्या हो रहा है? औषधि भवन के मालिक का सामना करने से पहले लावनीश तो बहुत ताकतवर था। इस कार्ड को देखते ही अचानक इतना नरम कैसे हो गया? विवान ने कौन सा कार्ड निकाला? सबके दिल में जैसे लाखों चींटियां रेंग रही थीं। खुजली असहनीय थी। न सिर्फ वो, बल्कि सान्या भी हैरान थी। दूसरी लेवल के रक्त गुरु के लिए विवान का कार्ड इतना खास था कि उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। लगता है विवान और रक्त की पवित्र भूमि आदित्य के अध्यक्ष के बीच वाकई कुछ खास है। अगर वो कोई आम आदमी होता तो सान्या को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन विवान खास है। उसे पूरा यकीन था कि उसके पास ये ताकत है। इस मामले में रणवीर, सबको नीचे ले जाओ। देखो लावनीश कितना नरम हो गया। विवान भी हल्के से बोला, ये विवान है, चलो सबको मेरे पास नीचे ले चलो। हाथ के एक इशारे से सान्या ठंडी पड़ गई। तुरंत गार्डों का एक बड़ा झुंड आया और आचार्य सदानंद और बाकियों को बांध दिया। आचार्य मुकेश, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आचार्य सदानंद का दिल बैठ गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, साथ ही वो छटपटाने से खुद को रोक नहीं सका। धम! अचानक उसे रोकने की बजाय लावनीश ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। आचार्य सदानंद को चक्कर आ गया। गार्डों ने उसे जल्दी से जकड़ लिया और वो विरोध नहीं कर सका। मेरी रक्त की पवित्र भूमि हमेशा सीधी सादी रही है, लेकिन तुम एक काली भेड़ हो जिसने हमारे रक्त गुरु की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। अच्छा हुआ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। औषधि भवन में अच्छे से देख लो। मैं इस मामले की खबर पूर्वी अध्यक्ष को खुद दूंगा और वो फिर फैसला लेंगे। लावनीश का दिल नफरत से भरा था। वो और टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर आचार्य सदानंद ऐसा आदमी न होता तो वो विवान को जल्दबाजी में कैसे नाराज करता? इस लड़के के पास तो अध्यक्ष का दिया हुआ गोल्डन कार्ड है। इसके और अध्यक्ष का क्या रिश्ता है? ये कहना मुश्किल है कि वो उस वक्त अपनी रक्षा कर पाएगा या नहीं, और तुम्हें बचा पाएगा। विवान, चिंता मत करो, मैं इस मामले की खबर ओरिएंट के अध्यक्ष को दूंगा। कोई भी हमारी रक्त की पवित्र भूमि की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम इस लड़के को सजा दे सकते हो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। विवान के सामने लावनीश ने बड़े जोश से बात की। लोग चक्कर खा रहे थे, वो गिरने को थे। भाई, ये वो बात नहीं जो तुमने पहले कही थी। अभी तो तुम बहुत घमंडी और दबंग थे। मैं तो औषधि भवन को फाड़ देना चाहता था। अब कितना वक्त हुआ? विवान ने आचार्य सदानंद को अच्छे से सजा दी है। ये तो बहुत बेकाबू है। जब आचार्य सदानंद ने यह सुना, उसे चक्कर आया और वो पूरी तरह बेहोश हो गया। वैसे ये लोग, तुम इन्हें पकड़ना नहीं चाहते। इनका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। औषधि भवन के गार्ड को देखकर विवान कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि धर्मेंद्र भी रौनक व्यवसाय मंडप का हिस्सा था, लेकिन उसकी बातों ने उसे जरा भी नाराज नहीं किया था। वो काफी नरम था। हालांकि विवान रौनक व्यवसाय मंडप धर्मेंद्र का तिरस्कार करता है, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है जो सबको एक ही डंडे से हांके। औषधि भवन का गार्ड धर्मेंद्र को छोड़ने ही वाला था। आपकी मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसे फिर से छोड़ दिया गया, मानो उसने नया जन्म लिया हो। उसने झट से विवान को धन्यवाद कहा। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं, पर मैं कोई खलनायक भी नहीं हूं। तुमने अभी मुझे नाराज नहीं किया। जाहिर है तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो चलते हैं। हाथ हिलाकर विवान ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। हाँ, मुझे कल की घटना के बारे में पहले ही पता चल गया है। यह सचमुच हमारी कंपनी की कानून लागू करने वाली टीम का काम था, जिसने राज्य के कानून की अनदेखी की और बिना इजाजत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसलिए आज मैं उन कानून लागू करने वाली टीम के लोगों को, जिन्होंने कल कानून तोड़ा था, विवान से माफी मांगने ले जाना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि। आह भरते हुए धर्मेंद्र ने सिर हिलाया और बोला, अब मैं और कुछ नहीं कह सकता। मुझे बस यही उम्मीद है कि तुम बच जाओ। आखिरकार
ये लोग वही लोग हैं। रौनक व्यवसाय मंडप तो रौनक व्यवसाय मंडप है। हमारा सिद्धांत महान मायालोक राज्य के ज्यादातर कारोबारों की सेवा करना है। भले ही कुछ चालाक लोग हों, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार हों। अलविदा। ये कहकर धर्मेंद्र और कई दूसरे लोग जो पहले से ही बहुत डरे हुए थे, उप निदेशक रौनक व्यवसाय मंडप मुंह फेर कर चले गए। उन्हें ये बात समझ आ गई थी। शुरुआत में कल की घटना में कुछ राहत की गुंजाइश थी, लेकिन आज के संकट के बाद इस मामले को फिर से सुलझाना नामुमकिन था। इसलिए भले ही वो उदास था, वो बस यही कर सकता था। धर्मेंद्र को जाते देख विवान थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस आदमी में कुछ हिम्मत तो थी। इस वक्त भी वो रौनक व्यवसाय मंडप के लिए बोलने की हिम्मत कर रहा था। पहले दीपेश की तुलना में फर्क बहुत बड़ा था। राजा चंद्रसेन और बाकियों को ले जाने के बाद माहौल तुरंत शांत हो गया। पूरे औषधि भवन में धीरे धीरे शांति छा गई। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन औषधि भवन में जो हुआ वो तूफान की तरह पूरे राजा को बहा ले गया। ऐसा लगा जैसे पूरी राजधानी में कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। खासकर ये जानने के बाद कि औषधि भवन ने राजा चंद्रसेन, दीपेश और आचार्य सदानंद को हिरासत में ले लिया है, लोग एक एक करके और भी हैरान और स्तब्ध हो गए। ये तो जैसे आकाश को बदलने की रफ्तार थी। कुछ तेज लोग तुरंत उत्साहित हो गए। मामले को देखो, ऐसा लगता है कि ये शांत हो गया है, सुलझ गया है। लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा कल रौनक व्यवसाय मंडप में हुआ था। ये अभी भी खमीर उठने की अवस्था में था। जरा सोचो, औषधि भवन का मामला सुलझ गया और पर्दा उठ गया। क्या यह खबर दत्ता परिवार और रक्त की पवित्र भूमि तक पहुंच सकती है? कोई नहीं जानता कि क्या रिएक्शन होगा। अगर दत्ता परिवार गुस्से में आ गया तो रक्त की पवित्र भूमि भी गुस्सा हो जाएगी और औषधि भवन से भिड़ जाएगी। मुझे डर है कि छाया नगर का पूरा आसमान बदल जाएगा। एक पल के लिए शोर के बाद पूरा राजा अचानक उसमें डूब गया। एक खामोश ताकत, कोई आवाज नहीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। अनगिनत लोगों के दिल में शक था, लेकिन कुछ समझदार लोग भी थे जो सुराग देख रहे थे। इस वक्त विजयनगर सतह पर शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल मची थी। हर कोई दत्ता परिवार और रक्त की पवित्र भूमि के रवैये का इंतजार कर रहा था। रौनक व्यवसाय मंडप के लिए ये अब ज्यादा मायने नहीं रखता था। दत्ता परिवार और रक्त की पवित्र भूमि का रवैया ही ये तय करने वाला सबसे बड़ा कारण था कि मामला शांत होगा या नहीं। अच्छा आदमी, ये विवान पागल है। राजा चंद्रसेन और आचार्य सदानंद मालिक को हिरासत में लेने के लिए औषधि भवन को उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? जब ये खबर सिंह परिवार तक पहुंची तो कमला गुस्से से खड़ी हो गई। उसके हाथ में चाय का प्याला टूट गया और उसके चेहरे पर बीमार सी उत्तेजना साफ दिख रही थी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे चिंता थी कि मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगा था कि पलक झपकते ही वो मौका दे देगा। कोई जोरदार शराब के नशे में एक्साइटेड होकर कमला की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैडम, तुरंत सिंह परिवार का एक मैनेजर पास आया। इस मामले की खबर तुरंत मालिक को दो और मेरे मायके वालों को मैसेज भेजो कि वो तुम्हारे सामने हवा उड़ा दें। इस बार मैं विवान को उलटने नहीं दूंगा। हाँ, नौकरानी ने सिर हिलाया और पीछे हट गई। हाँ, विवान, इस बार मुझे डर है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। कमला हंसने से खुद को रोक नहीं सका और एक्साइटेड दिखा। और इस अजीब माहौल में खबर आखिरकार दो बड़ी ताकतों यानी महल तक पहुंच गई। थम, उसके सामने रखा प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राजा अमरेंद्र का चेहरा उदास था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा पानी में डूब रहा हो। नीचे किन्नरों और लड़कियों का एक झुंड एक एक करके घुटनों पर बैठ गया। डर के मारे बोलने से कतरा रहा था। खबर लाने वाला किन्नर तो और भी ज्यादा डरकर झुक गया और उसका माथा खून से लथपथ हो गया। महाराज, अपने ड्रैगन शरीर का ख्याल रखें। इस बात के लिए खुद को चोट न पहुंचाए, ये ठीक नहीं है। एक तरफ महल की पोशाक पहने एक औरत राहत की सांस ले रही थी। ना औषधि भवन बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि सान्या सिर्फ 30 साल की है। वो मायालोक राज्य में औषधि भवन की लीडर है। इससे पता चलता है कि उसकी पृष्ठभूमि आम नहीं है, जवान और असाधारण है। महाराज, आप उसे उसी नजर से क्यों देखते हैं? महल की पोशाक वाली औरत ने चिंता भरी नजरों से नीचे खड़े किन्नरों और लड़कियों के झुंड को आंख मारी। ये किन्नर और लड़कियां जल्दी से उठे और एक एक करके पीछे हट गए। महल की पोशाक वाली औरत ने फिर कहा, और अभी अभी मैंने छोटे से खंभे से सुना है कि इस घटना में सिंह परिवार के विवान का भी हाथ है। विवान को भी एक जवान नायक माना जाता है। इस बार उसने 5 देशों में मायालोक राज्य के लिए बड़ा योगदान दिया है। महाराज, कृपया शांत हो जाएं और गलत सही का हिसाब करें। राजकुमारी आर्या, क्या तुम्हें लगता है कि मैं औषधि भवन से नाराज हूं?
राजा अमरेंद्र का चेहरा अभी भी बहुत खराब था, है ना? आर्या हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। जब महामहिम राजा अमरेंद्र को पता चलता है कि उनके भाई को बाहरी लोगों ने पकड़ लिया है और वो मायालोक राज्य के इलाके में हैं, तो उनका गुस्सा होना तो बनता है। मैं औषधि भवन से नहीं बल्कि राजा चंद्रसेन से नाराज हूं। राजा अमरेंद्र मेज पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं सके। आर्या के मुंह से एक आह निकली। वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकी और पूरी तरह गलत अंदाजा लगाया। मैंने राजा चंद्रसेन के बारे में सैकड़ों बार सुना है। विजयनगर में हर कोई छेड़खानी करने की हिम्मत करता है। कहा जाता है कि पिछली बार वो सिंह परिवार के पास गया था और मिस कमला के साथ मिलकर मिस देवयानी पर हमला किया था। नतीजा, विवान ने सिंह परिवार के रक्षक को मार डाला, जिससे राजा चंद्रसेन गुस्से में वहां से चला गया। मुझे डर है कि इस बार भी यही वजह है। मायालोक राज्य के सम्राट के तौर पर राजा अमरेंद्र कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके कान और आंखें साफ थीं। वो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका भी बहुत ख्याल रखता था। वो ऐसी जानकारी भी जान सकता था जो दूसरों को नहीं पता थी। विवान और राजा चंद्रसेन के झगड़े के बारे में वो पहले से जानता था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या ऐसा है? आर्या हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस बार तो उसने औषधि भवन में सान्या के साथ भी छेड़खानी की। सान्या कौन है? क्या वो उसके साथ खेल सकता है? अगर मैं उसे देख भी लूं तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। राजा चंद्रसेन क्या है? ये मेरे दत्ता परिवार के लिए अपमान की बात है। राजा अमरेंद्र ने तंज कसा। राजा चंद्रसेन के कारनामे कोई छिपे नहीं थे। रोमांटिक लॉर्ड का नाम पूरे देश में मशहूर था, बस वो बहुत आलसी रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार राजा चंद्रसेन इतना आगे बढ़ गया कि उसने सान्या के साथ भी छेड़खानी की। ये तो जैसे भालू के दिल वाले तेंदुए को खाने जैसा था। महाराज, हम क्या करें? ये देखकर कि राजा अमरेंद्र औषधि भवन से नाराज नहीं था, आर्या राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने नहीं सुना था कि औषधि भवन कितना खतरनाक है। वो वाकई दत्ता परिवार और औषधि भवन के बीच झगड़ा नहीं देखना चाहती थी। मैं और क्या कर सकता हूं? इस बार राजा चंद्रसेन को सबक सिखाना ही होगा, वरना अगर वो ऐसे ही बेकाबू रहा तो पता नहीं कौन उसे नाराज करेगा। राजा अमरेंद्र ने मजाक उड़ाया। औषधि भवन के इस कदम से राजा चंद्रसेन को बस एक सबक मिला था, ताकि वो आगे चलकर और स्थिर रहे। महाराज, इसी वक्त एक किन्नर सावधानी से अंदर आया। दरवाजे की तरफ कई मंत्री देखने आए हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा अमरेंद्र ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुद को तंज करने और मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। लगता है कुछ लोग फिर से हंगामा करने वाले हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग हैं। एक आदेश पर राजा अमरेंद्र खड़े हुए और बाहर चला गए। इस वक्त मंत्रियों का एक झुंड पहले से ही दरबार में जमा था। ये मंत्री राजा अमरेंद्र को देखकर जैसे मुर्गे का खून पी गए हों, एक एक करके विरोध करने लगे। महाराज, ये औषधि भवन बहुत ज्यादा हो गया। ये न सिर्फ रौनक व्यवसाय मंडप कार्यालय के निदेशक दीपेश को, बल्कि राजा चंद्रसेन को भी औषधि भवन में बंदी बना लेता है। ये दत्ता परिवार के लिए बहुत बेशर्मी की बात है। हाँ, भले ही औषधि भवन ताकतवर हो, आखिरकार वो हमारे महान मायालोक राज्य की ताकत है। क्या वो बगावत करना चाहता है? महाराज, मुझे डर है कि आपने सड़क पर लोगों की बातें नहीं सुनी। ये दत्ता परिवार के लिए बड़ा झटका है। राजा को हिरासत में लिया गया है। ये कैसा है? मंत्रियों का झुंड जैसे ही ऊपर आया, गुस्से से चिल्लाने लगा, मानो उनका अपमान हुआ हो। इतने सालों से सिंह परिवार का गहरा रुतबा था और जाहिर है इसके कई समर्थक भी थे। राजा यशवंत, जो एक राजकुमार है, उनका भी ऊंचा रुतबा है। उसका मतलब ही काफी है कि कई लोग उसकी बात सुनते हैं। आपकी इच्छा के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? ड्रैगन कुर्सी पर राजा अमरेंद्र उदास और बेपरवाह लग रहा था, लेकिन उसके दिल में वो मजाक उड़ा रहा था। ये मंत्री जब भी सामने आते हैं हमेशा बड़ी बड़ी टोपियां पहन लेते हैं। आम जिंदगी में ये इतने सक्रिय नहीं होते। क्या आपको सचमुच लगता है कि इन्हें मेरा मकसद नहीं पता? मेरी राय में हमें औषधि भवन से जवाब मांगने जाना चाहिए। अगर हम उन्हें जाने नहीं दे सकते तो हम राजा चंद्रसेन और दीपेश को बंदी बना लेंगे। हमें दत्ता परिवार को हिसाब देना होगा। हाँ महाराज, औषधि भवन के लोगों को बता देना चाहिए कि मायालोक के राजा को बंदी बनाना बहुत गंभीर बात है। उनका औषधि भवन पहले ही हद पार कर चुका है। इस बार वो मायालोक के राजा को बंदी बनाने में कामयाब रहे। जाहिर है कि उन्होंने दत्ता परिवार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली बार किसे बंदी बनाएंगे? मंत्रियों का ये झुंड मुंह से तारे उगलते हुए एक एक करके शाही नजरों के सामने गुस्से में औषधि भवन को जिंदा चीर देने को बेताब था। राजकुमार अश्विन से मिलिए, राजा चंदन आपसे मिलते हैं। दरवाजे के बाहर सेवक आया। कई राजकुमार एक साथ आए।
ये लोग जो आम दिनों में शायद ही दरबार जाते हैं, अचानक एकजुट हो गए और कई मंत्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाई अमरेंद्र, मुझे खबर मिली है कि औषधि भवन ने भाई राजा चंद्रसेन को हिरासत में ले लिया है। ये सचमुच बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि इस मामले की वजह विवान है। 5 देशों की इस बड़ी लड़ाई के सहारे विवान ने मायालोक राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उसके पास कोई कानून व्यवस्था नहीं है और राजा चंद्रसेन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत खराब माहौल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारे दत्ता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप नेक दिल हैं तो आप अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करने की हिम्मत करेंगे। अगर आप मुझे सख्त सजा नहीं देंगे तो आप बाहरी दुनिया को मेरे दत्ता परिवार के बारे में बता देंगे। जैसे ही राजकुमार ऊपर आए, उन्होंने राजा अमरेंद्र को सलाम किया और साथ ही गुस्से में दिखे। कमला का परिवार कभी दत्ता परिवार का करीबी रिश्तेदार था। शाही दरबार में इसका असर गहरे तक जमा हुआ था। हाल के सालों में भी दत्ता परिवार कमजोर है और कोई शाही अधिकार नहीं है, फिर भी असर अभी भी बाकी है। इसलिए दत्ता परिवार के उकसावे पर इन राजकुमारों ने तुरंत विवान पर हमला करने के लिए हाथ मिला लिया। उनका मकसद उन्हें हमेशा के लिए रसातल में गिराना था। क्या वो इतने गंभीर नहीं हैं? राजा अमरेंद्र ने भौहें चढ़ाईं और उसकी नजर रघुवेंद्र पर पड़ी। ये राजकुमार आमतौर पर दिखाई नहीं देते और शायद ही कभी दरबार में जाने की हिम्मत करते हैं। आज वो सब एक साथ आ रहे हैं। हाँ, जो लोग उन्हें उकसा रहे हैं वो वाकई शातिर हैं। भाई अमरेंद्र, ये सच नहीं है। रीति रिवाजों के राजकुमार, जिनका रुतबा सबसे ऊंचा था, तुरंत आगे आए। उनके उत्तेजित चेहरे की मांसपेशियां कांप रही थीं। भाई राजा चंद्रसेन हमेशा से ईमानदार रहे हैं और शायद ही कभी दूसरों से झगड़ते हैं, फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पता चलता है कि दूसरा पक्ष कितना बड़ा है। नीचे के लोग चक्कर खा रहे थे और लगभग बेहोश हो गए। राजा चंद्रसेन विजयनगर में बदनाम है। उन्हें रोमांटिक स्वामी के नाम से जाना जाता है। अगर आप उनके लिए बोल रहे हैं तो कुछ ढंग का कहो। ये तो बहुत बनावटी है। हालांकि उन राजकुमारों को बिल्कुल गलत नहीं लगा। हाँ भाई अमरेंद्र, राजा चंदन भी कांपते हुए ऊपर आए। विवान ने सिर्फ राजा चंद्रसेन को ही नहीं बल्कि दत्ता परिवार और पूरे मायालोक राज्य के महामहिम को भी भड़काया है। अगर आप मुझे सबक नहीं सिखाएंगे तो मुझे डर है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। राजा चंद्रसेन जैसे सभी अच्छे लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह बहुत नफरत की बात है। कई राजकुमारों ने तुम मुझे एक शब्द, मैं तुझे एक शब्द, गुस्से से भरे हुए बहुत उत्तेजित होकर बोला। महाराज, कृपया औषधि भवन और विवान को सख्त सजा दें। हाँ, अगर इसे दबाया नहीं गया तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। महाराज, इसे तोड़ देना चाहिए। कई मंत्रियों ने भी अपनी राय देने का मौका लपक लिया। बकवास। इस पर राजा अमरेंद्र ने मजाक उड़ाया। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आज के मामले में मेरे छोटे भाई को भी थोड़ी समझ है। औषधि भवन में राजा चंद्रसेन की शरारतों की वजह से ही ये नतीजे आए हैं। अगर कोई असर है तो वो राजा चंद्रसेन की नासमझी है, जो मेरे दत्ता परिवार की इज्जत को नष्ट कर रही है। अनिकेत, तुम क्या कह रहे हो? राजा चंद्रसेन कम से कम तुम्हारा 8वां भाई तो है। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी विवान के बहुत करीब है। तुम अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज बेटे से नहीं करना चाहोगे, है ना? राजकुमारों के एक झुंड ने तुरंत अपनी दाढ़ी उड़ाई और आंखें घूरते हुए तंज भरे लहजे में कहा, राजा चंदन, तुम कैसे बोलते हो? अगर मैं अपनी बेटी की शादी विवान से करना भी चाहूं तो क्या हुआ? विवान में गजब की काबिलियत है। छोटी सी उम्र में ही वो स्वर्ग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। 5 देशों की शुरुआती प्रतियोगिता में उसने कई जगह जीती है। उसे हीरो कहा जा सकता है। वो तुम्हारे घर के उस निकम्मे बेटे से कहीं बेहतर है। तुम... राजा चंदन ने गुस्से में आंखें घुमाईं और लगभग बेहोश हो गया। विजयनगर के मशहूर बेवकूफ राजा चंदन के बेटे को कई लोगों ने चिढ़ाया था। हालांकि राजा चंदन के सामने किसी ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की थी। हैरानी की बात है कि अनिकेत ने हॉल में सीधे ये कह दिया, जिससे लोग अवाक रह गए। ये राजा अमरेंद्र वाकई अपनी बेटी राजकुमारी श्रद्धा की शादी विवान से नहीं करना चाहता था, वरना इस लड़के की खातिर वो हॉल में राजा चंदन के सामने अपनी इज्जत कैसे तार तार कर सकता था और ऐसे शब्द भी कह सकता था। अनिकेत, अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि विवान और औषधि भवन को सजा दी जाए या नहीं। भले ही राजा चंद्रसेन गलत हो, वो आखिरकार एक राजा है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। एक छोटे से काबिल लड़के के लिए सभी राजकुमारों की बेइज्जती करने की हिम्मत करना बहुत ज्यादा है। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक पल के लिए पूरा हॉल भीड़ से उमड़ पड़ा। नजारा शानदार था। अच्छा, झगड़ा मत करो।
हॉल में लोगों की लगभग फटने वाली आवाज सुनकर राजा अमरेंद्र ने ठंडा ड्रिंक लिया। तुरंत हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि तुम इतनी जोरदार लड़ाई लड़ रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक तरीका है, राजा अमरेंद्र ने कहा। लोग एक दूसरे को घूरने लगे। पहले राजकुमार अश्विन और रघुवेंद्र की बातें बहुत ठीक थीं, लेकिन औषधि भवन हमेशा अलग थलग रहता था। अगर मैं उन्हें सजा देना भी चाहता तो मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करूं। आखिरकार औषधि भवन दूसरी ताकतों से अलग था और मायालोक राज्य के आदेश का पालन नहीं करता था। अच्छा, तुम सब मुझे कोई सुझाव दो कि उन्हें कैसे सजा दूं। अगर कोई अच्छा सुझाव आया तो मैं फिर से कोई फैसला लूंगा। कैसा रहेगा? ये लोग एक दूसरे को देखने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि राजा अमरेंद्र का आखिर मतलब क्या है। क्या वो सचमुच औषधि भवन पर हमला नहीं करना चाहेगा? इस वक्त कोई भी नहीं बोला। ऐसे करो राजकुमार अश्विन, तुम पहले बोलो। राजा अमरेंद्र ने राजकुमार अश्विन की ओर इशारा किया। भाई अमरेंद्र, मुझे लगता है कि राजा चंद्रसेन को औषधि भवन में बंदी बनाना बहुत ज्यादा है। भले ही वो किसी ऊंचे रुतबे पर हो, वो राज्य के कानून की अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि औषधि भवन राजा चंद्रसेन को छोड़ दे और सबके सामने माफी मांगे। अपने दांत काटकर राजकुमार अश्विन सलाह देने के लिए आगे आए। इस वक्त वो पीछे नहीं हट सकता था। तुम क्या कहते हो राजा चंदन? राजा अमरेंद्र ने फिर से राजा चंदन की ओर देखा। राजकुमार अश्विन सही कह रहे हैं। औषधि भवन के लिए राजा चंद्रसेन को छोड़ना और सबके सामने माफी मांगना सबसे जरूरी है। लेकिन विवान की बात है, उनके छोटे भाई ने सोचा कि उसे 5 देशों के बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने की उसकी काबिलियत से रोक देना चाहिए और उसे सख्त सजा के लिए जेल भेज देना चाहिए। गौरव का रास्ता। उनकी दवा की सप्लाई को रोक दो और उन्हें औषधीय चीजें खोने दो, फिर वो अपने आप झुक जाएंगे। मायालोक राज्य के सभी परिवारों और ताकतों ने खुलेआम औषधि भवन की गोलियां खरीदना बंद करने की घोषणा की है। छायानगर में कई अमृत ताकतें हैं। औषधि भवन के अगर हमें डर है कि राज्य में गोलियां कम पड़ जाएंगी तो हम दूसरे देशों से गोलियां खरीद सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि औषधि भवन घबराएगा नहीं। जब वक्त आएगा तो हम अपने आप नरम गोलियां लेंगे। जब किसी ने मुंह खोला तो कई मंत्रियों ने, जो कह रहे थे कि औषधि भवन को सख्त सजा देनी चाहिए, ऐसा बोला। अच्छा अच्छा, राजा अमरेंद्र ने सिर हिलाया, चेहरे पर संतोष के साथ। फिर उसने सिर घुमाकर एक तरफ विनीत से कहा, क्या आपने सब लिख लिया? महाराज, सब कुछ लिख लिया गया है। समारोह अधिकारी ने आदर से सिर हिलाया। सब हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगे। राजा अमरेंद्र ने समारोह अधिकारियों को उनके शब्दों के कितने मतलब लिखने दिए। राजा अमरेंद्र ने तंज कसा, आपके सुझाव बहुत रचनात्मक और शानदार हैं। मैंने सारे सुझाव लिख लिए हैं। अब मैं आपको औषधि भवन भेजूंगा कि इन्हें लागू करें। फिर मैं आपके सुझावों को एक किताब में लिखूंगा, आपके नाम डालूंगा और औषधि भवन को सौंप दूंगा ताकि वे आपके अनुरोध को पूरा करें। राजा अमरेंद्र की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या हमें ऐसा करने देना है? पैर नरम पड़ते ही कई मंत्री लगभग घुटनों के बल बैठ गए। औषधि भवन कहाँ है? उनके सुझाव बहुत सख्त हैं। अगर सचमुच वहां जाना पड़ा तो क्या जीने का कोई रास्ता बचेगा? महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं। असली फैसला तो महाराज को करना है। इस मामले को विभागों को सौंप देना बेहतर है। मंत्रियों का झुंड घबरा गया। राजा अमरेंद्र का यह कदम बहुत सख्त है। हालांकि वे चाहते हैं कि राजा अमरेंद्र औषधि भवन को सख्त सजा दे, ये बाहर से बात है। अगर सचमुच हमें औषधि भवन में जाकर कानून लागू करने को कहा गया तो हिम्मत ही नहीं होगी। बात यह नहीं कि औषधि भवन इतना दबंग है, बल्कि ये दवाइयां खरीदने और हकीमों का सबसे बड़ा ठिकाना है। मायालोक राज्य के लगभग 70% हकीम औषधि भवन में हैं। अगर उन्हें नाराज किया तो दवाइयां कहां से आएंगी? इलाज के लिए फिर कौन आएगा? नहीं, उन्हें नहीं मार सकते। सब मंत्रियों की घबराहट देखकर राजा अमरेंद्र खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। अच्छा, क्या तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था? इसे कैसे लागू करें? लेकिन कोई भी काम नहीं कर सकता, उन्होंने जानबूझकर आधी मुस्कान के साथ कहा। ये लोग चुप हो गए और खामोश रह गए। पहले वे जोर शोर से विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें राजा अमरेंद्र का रवैया नहीं पता था और वे बड़ा हंगामा करना चाहते थे। अब जब राजा अमरेंद्र ने ऐसा कहा तो साफ है कि वह औषधि भवन से बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहते। अगर अब फिर बोले तो यह बेकार होगा। लक्ष्मीकांत, चलो इस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपका औषधि भवन को दवाइयों की सप्लाई रोकने का सुझाव बहुत अच्छा है। क्यों ना आप खुद औषधि भवन जाकर नतीजा बताएं? देखकर कि लोग चुप हैं, राजा अमरेंद्र ने एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया और तंज कसते हुए कहा, महाराज। राजनारायण नाम के मंत्री के पैर नरम पड़ गए।
और वह लगभग घुटनों पर बैठ गया। बूढ़े मंत्री ने बकवास की। मैंने सोच विचार किया। सालों से औषधि भवन ने मायालोक राज्य की ताकत बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। अगर ऐसी बात है तो यह बहुत सख्त होगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मौखिक चेतावनी ही बेहतर है, ली ने सावधानी से कहा। माथे पर पसीना बह रहा था। मौखिक चेतावनी? राजा अमरेंद्र ने सिर हिलाया। इस मामले में मैं लक्ष्मीकांत को चेतावनी दूंगा। ये राजनारायण का मुंह इतना खुल गया कि वह रोने ही वाला था। उसे लग रहा था कि उसका दिल टूट कर मर जाएगा। लगता है महाराज को भी औषधि भवन को सजा देने की हिम्मत नहीं है। वह जल्दी से रवैया बदलना नहीं चाहता था और उसमें थोड़ी भी कमी थी। अब ऐसा लगता है कि महाराज औषधि भवन को सजा देना ही नहीं चाहते, फिर भी मौखिक चेतावनी की बात कर रहे हैं। घटिया मुंह, घटिया मुंह। मैं सचमुच औषधि भवन में चेतावनी देने जाऊं तो क्या जिंदा बाहर आ पाऊंगा? महाराज महामहिम। एक धमाके के साथ लक्ष्मीकांत झुक गए और उनके माथे पर पसीना बारिश की तरह था। मैंने सोच विचार किया और महसूस किया कि मायालोक राज्य में औषधि भवन का योगदान इतना बड़ा है कि चेतावनी देना भी ठीक नहीं। बेहतर है इस मामले को छोड़ दें। लक्ष्मीकांत, आप तो पहले बहुत जोश में थे। आपने कहा था कि मुझे औषधि भवन को सजा देनी चाहिए। अब इतने दयालु कैसे हो गए? महाराज, ये बूढ़ा मंत्री एक पल के लिए भटक गया था। खांसी? मैं बूढ़ा हूं, कभी कभी मेरा दिमाग तेज नहीं चलता, तो महामहिम मुझे माफ करें। बूढ़ा इतना डर गया था कि भूसी की तरह कांप रहा था। अब जब राजनारायण बूढ़ा हो गया है और उसे ये दिक्कतें हैं, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं सिर्फ शोषण करने वाला तानाशाह हूं? अगर ये बात फैली तो लोग नहीं सोचेंगे कि मैं सिर्फ शोषण करता हूं। ऐसे में राजनारायण, तुम घर जाकर 6 महीने आराम करो, फिर देखो कि ठीक होने के बाद तुम काम जारी रख पाओगे या नहीं, या तुम में ताकत बचेगी। राजा अमरेंद्र ने तंज भरे लहजे में राजनारायण को देखा। दिल में चक्कर आने से राजनारायण ने कड़वाहट दिखाई और नीचे गिर पड़ा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वह खड़ा हुआ। उसका शरीर धुंधला था, जैसे वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो और पीछे लुढ़क गया। ये देखकर सब दुखी और डरे हुए थे। मायालोक राज्य का एक पुराना मंत्री राजनारायण, जब उसे पीछे हटने को कहा गया तो वह सचमुच गुस्से में था। चलो, जो कोई भी औषधि भवन को सजा देने की बात करता है वह खड़ा हो। राजा अमरेंद्र ने ठंडे लहजे में हॉल के चारों ओर देखा। कई मंत्री, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। एक एक करके गर्दन सिकोड़ते गए और पीछे हट गए। कोई बाहर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने नहीं देखा कि लक्ष्मीकांत को भी पीछे हटने दिया गया। फिर भी खड़े होकर सजा की बात करने की हिम्मत कौन करेगा? बंधुओं के बारे में तुम क्या सोचते हो? देखकर कि मंत्री चुप हैं, राजा अमरेंद्र ने कई राजकुमारों को देखा। महाराज, मैंने सोच विचार किया। मुझे लगता है कि औषधि भवन को सजा देना बहुत डरावना है। इसे छोड़ देना ही बेहतर है। राजकुमार अश्विन को बहुत ग्लानि हुई और उनका सिर सुन्न पड़ गया। उन्होंने कहा, लेकिन विवान, उनके मंत्री और छोटे भाई अब भी सोचते हैं कि उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना दत्ता परिवार लोगों को समझा नहीं पाएगा। राजा चंदन, तुम क्या सोचते हो? राजा अमरेंद्र ने फिर पूछा। राजा चंदन ने ठंडे पसीने में माथा पोंछा और बोला, मेरे छोटे भाई को लगता है कि राजकुमार अश्विन सही हैं। औषधि भवन को सजा देने की जरूरत नहीं, लेकिन विवान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। विवान को सख्त सजा? अच्छा, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कैसी सजा ठीक रहेगी? राजा अमरेंद्र ने तंज कसा। ये राजकुमार अश्विन और राजा चंदन ने एक दूसरे को देखा और बोल नहीं पाए। वे तो ये भी नहीं जानते कि विवान और मायालोक के राजा के बीच झगड़ा कैसे हुआ। वे बस इतना जानते हैं कि विवान की वजह से मायालोक के राजा को औषधि भवन ने पकड़ लिया था। अब उनसे कहो कि अगर कोई गलती है तो उसे कैसे ठीक करें। हम ड्रैगन कुर्सी पर ताली बजने के साथ राजा अमरेंद्र की आवाज अचानक तेज हो गई। उसकी आंखें ठंडी और तीखी हो गईं और कई राजकुमारों पर टिक गईं। एक डरावनी हवा पूरे हॉल में छा गई। हॉल के सारे मंत्री घुटनों पर गिर पड़े और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विवान मायालोक राज्य की 5वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एक होनहार अधिकारी है और 5 देशों की बड़ी प्रतियोगिता की फिर से जांच में चुने गए लोगों में से एक है। अगर उसे सख्त सजा दी गई हाय तो उसकी जगह कौन लेगा और उत्तर पश्चिम में हमारे देश की इज्जत जीतेगा? राजकुमार अश्विन, क्या तुम जाओगे, या राजा चंदन अपने बेवकूफ बेटे को विवान की जगह लेने दोगे? राजा अमरेंद्र की आवाज ठंडी थी, जैसे हवा को जमा दे रही हो। महाराज, अगर आपको अपनी गलती पता है तो प्लीज शांत हो जाइए। कई राजकुमार डर के मारे घुटने टेक गए। उन्हें अपने भाई अमरेंद्र के इरादों का पूरा पता था। वे उस वक्त सिंहासन पर चढ़ पाए थे, लेकिन उनके हाथ खून से सने थे। अगर उसे सचमुच नाराज किया तो शायद वे लापरवाह राजा के लिए ठीक नहीं होंगे। कुछ देर के लिए
ये राजकुमार दत्ता परिवार के दिल तोड़ने को बेताब थे। अगर लिंगन में दत्ता परिवार का साथ न होता तो वे मूर्खतापूर्ण तरीके से शाही महल में कैसे भाग सकते थे और राजा अमरेंद्र को डांटने देते। राजा अमरेंद्र! हॉल में सारे मंत्रियों को देखते हुए राजा अमरेंद्र ने ठंडी सांस ली। मैं हूं। मेरे आदेश के मुताबिक तुम औषधि भवन जाओ और सान्या से कहो कि मायालोक के राजा खुद को संभालना नहीं जानता। उसने हमारे दत्ता परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। अब उनके पास इससे निपटने की पूरी ताकत है। वह चाहे तो किसी को मार दे या काट दे, मायालोक राज्य दखल नहीं देगा। इसके अलावा दीपेश को रौनक व्यवसाय मंडप के पद से हटाने का काम भी औषधि भवन को सौंपा गया है। अगर औषधि भवन उसे छोड़ दे तो उसे तुरंत सख्त पूछताछ के लिए जेल में डाल दिया जाए ताकि पता चले कि वह क्या कर रहा था। मैं इस मामले का फैसला करूंगा। अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा तो सख्त सजा दी जाएगी। इन शब्दों के साथ राजा अमरेंद्र ने अपनी आस्तीनें झाड़ी और चले गए। हॉल में सब एक दूसरे को देखते रहे, एक एक करके हैरान। मायालोक के राजा को औषधि भवन ने पकड़ लिया था। महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा उन्होंने औषधि भवन को खुद निपटने को कहा। इसने सारी अटकलों को उलट दिया। इस वक्त महल हिलने से नहीं रुक सका। यह खबर सबसे पहले रक्त की पवित्र भूमि तक भी पहुंची। जब पता चला कि रक्त की पवित्र भूमि के रक्त मास्टर आचार्य सदानंद को औषधि भवन ने पकड़ लिया तो पूरी रक्त की पवित्र भूमि में हंगामा मच गया और सनसनी फैल गई। प्रथम लेवल के रक्त मास्टर को दूसरी ताकतों ने पकड़ा था। मायालोक राज्य की रक्त की पवित्र भूमि के पूरे इतिहास में ऐसा कुछ ही बार हुआ है। रक्त की पवित्र भूमि लौटने के बाद आचार्य लावनीश ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत पूर्वी राष्ट्रपति को मामले की खबर दी और आदेशों का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद पूर्वी राष्ट्रपति ने खुद बुलाया। आचार्य लावनीश घबराए हुए थे और सावधानी से राष्ट्रपति के ऑफिस में गए। ऑफिस में पूर्वी राष्ट्रपति के अलावा विक्रम सिंह भी खड़े थे। ये देखकर आचार्य लावनीश को जलन हुई। रक्त की पूरी पवित्र भूमि में अध्यक्ष की पोस्ट वाले कई द्वितीय लेवल के रक्त मास्टर हैं, लेकिन विक्रम उनमें सबसे खास है और पूर्वी शाही राजवंश के राष्ट्रपति के बहुत करीबी हैं। कह सकते हैं कि विक्रम अकेले ऐसे शख्स हैं जो बिना बताए पूर्वी शाही राजवंश के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। वह उनके विश्वास पात्र हैं। बस यही सोच रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज आई जिसने आचार्य लावनीश के ख्याल तोड़ दिए। मेज पर जोर की थपकी पड़ी। पूर्वी का चेहरा उदास था। लावनीश, ये क्या माजरा है? लावनीश की खबर सुनने के बाद आदित्य गुस्से में नहीं आए। नया रक्त वाहिका मीटर मिलने के बाद से आदित्य उसका काम समझने में जुटे थे। विवान ने जो 18 लेवलों की ताकत चालू करने की तरकीब सिखाई थी, उससे आदित्य को लगा कि उनकी रक्त मास्टर की साधना में थोड़ा सुधार हुआ है, जिससे वह बहुत उत्साहित थे। हालांकि यह छोटा सा सुधार था, लेकिन पूर्वी लेवल तक पहुंचने के लिए इसका बड़ा मतलब था। नए रक्त वाहिका मीटर पर रिसर्च के साथ आदित्य के मन में इसके काम को लेकर कुछ सवाल और ख्याल भी थे। इन दिनों वह हमेशा विवान से फिर मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। उससे बात करने के बाद ऐसी घटना हो गई। गुस्से में आदित्य ने आचार्य सदानंद का दिल चीर देना चाहा। आखिर किसने उसे औषधि भवन में जाकर विवान को अपमानित करने की हिम्मत दी? उनका चेहरा गंभीर था। लावनीश की बातें सुनकर आदित्य गुस्से में आ गए। क्या वह सोचता है कि रक्त मास्टर है तो कुछ भी गलत कर सकता है? ये शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ लावनीश को समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दे और उनका दिल बहुत उदास था। आमतौर पर आदित्य का राष्ट्रपति बहुत रक्षात्मक होता है। अगर रक्त की पवित्र भूमि के रक्त मास्टर के साथ कुछ होता है तो चाहे कुछ भी हो, पहले दूसरी तरफ को जरूर डांट पड़ती है। चाहे उनकी अपनी गलती हो, वह इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस बार, और तुम लावनीश, तुम्हें खड़े होने की हिम्मत किसने दी? आचार्य सदानंद ने गलती की। तुमने उसके लिए बीच बचाव भी किया, यहां तक कि दूसरों को दबाने के लिए रक्त की पवित्र भूमि की इज्जत का इस्तेमाल किया। क्या तुमने इस तरह से समस्या सुलझाई? तुम ही हो जिसने हमारी रक्त की पवित्र भूमि की इज्जत को बर्बाद किया। लावनीश की तरफ इशारा करते हुए आदित्य और गुस्से में आ गए। आचार्य सदानंद ने विवान को नाराज किया और औषधि भवन ने उसकी मरम्मत की। तुम्हें क्या हुआ? चीजों को और उलझा दिया। मैं लावनीश दुखी दिख रहे थे। अगर रोजमर्रा में कुछ होता है तो तुम कहते हो कि आगे बढ़ो, रक्त की पवित्र भूमि की इज्जत में मत गिरो। इस बार मैं आगे हूं तो तुम मुझे ज्यादा डांट रहे हो। दिल में ऐसा सोचा, लेकिन लावनीश ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। बस बार बार सिर हिलाकर दिखाया कि वह गलत थे। ठीक है, अब जब बात हो गई है, अगर तुम इसे और उलझाते रहोगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसे में विक्रम, तुम लावनीश को तुरंत औषधि भवन ले जाओ और मामले को निपटाओ। तुम्हें इसे अच्छे से सुलझाना है।
विवान को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, आदित्य ने आदेश दिया। हाँ, विक्रम ने सिर हिलाया। मैं अभी करता हूं। मुड़कर चल पड़े। रुको, मैं खुद जाऊंगा। सोचने के बाद उन्हें अभी भी लगा कि यह ठीक नहीं है। आदित्य खड़े हो गए। राष्ट्रपति, आप। लड़खड़ाते हुए लावनीश लगभग गिर पड़े। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आज के मायालोक राज्य में भी मुझे डर है कि यह चेहरा नहीं है। विवान कौन है? दिल में हैरानी के साथ लावनीश को पता था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। एक पल के लिए उन्हें बेचैनी हुई। उन्होंने सिर झुकाया और आदित्य के पीछे औषधि भवन तक चल पड़े। औषधि भवन और रक्त की पवित्र भूमि ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर पहले पूर्वी औषधि भवन में आ गए थे। अरे, ये तो रक्त की पवित्र भूमि का आचार्य लावनीश नहीं है, जिसकी सुबह मरम्मत हुई थी। वह फिर से यहाँ क्यों आया? देखो, वह कितने आदर से पीछे चल रहा है। उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी कौन है? मैं उसके सामने वाले बूढ़े आदमी को नहीं जानता। मैंने रक्त की पवित्र भूमि में अध्यक्ष विक्रम को पहले देखा है। उन्हें रक्त की पवित्र भूमि का गृह स्वामी कहते हैं। उनके सामने वाला बूढ़ा आदमी, हाय, क्या ये रक्त की पवित्र भूमि का राष्ट्रपति आदित्य नहीं है? जैसे ही वह दिखे, औषधि भवन में कई लोग चौंक गए। सान्या की तरह आदित्य भी शायद ही कभी लोगों के सामने आते हैं, इसलिए कम लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन विक्रम और लावनीश को देखकर लोगों ने तुरंत आदित्य की राष्ट्रपति की पहचान का अंदाजा लगा लिया। अचानक एक हैरानी की आवाज गूंजी। सुबह रक्त की पवित्र भूमि के रक्त मास्टर आचार्य सदानंद की औषधि भवन ने मरम्मत की थी। रक्त की पवित्र भूमि के राष्ट्रपति के खुद आने में ज्यादा देर नहीं लगी। क्या ये बड़ी चीजों का रिदम है? क्या रक्त की पवित्र भूमि औषधि भवन से लड़ने आई है? जितना लोग सोचते हैं उतना ही लगता है कि ऐसा हो सकता है। एक एक करके खबर फैलाने लगे और पल में ढेर सारे लोग औषधि भवन में उमड़ पड़े। रक्त की पवित्र भूमि औषधि भवन से कैसे निपटेगी, ये हमेशा लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। अब इसका जवाब जल्दी सामने आएगा। वे कैसे उत्साहित न हो। लगता है इस बार रक्त की पवित्र भूमि हार नहीं मानेगी। औषधि भवन की मुसीबत होने वाली है। आदित्य राजवंश के 3 लोगों को देखकर सब गहरे सदमे में थे। ये उनका बेतरतीब अंदाजा नहीं था। अगर रक्त की पवित्र भूमि मामले को छोटा करना चाहती तो बस एक अध्यक्ष भेज देती। आखिर ये औषधि भवन है। रक्त की पवित्र भूमि को बस आचार्य सदानंद को ले जाने के लिए किसी को भेजना था। लेकिन अब पूर्वी शाही राजवंश का राष्ट्रपति खुद आया, जिसका कोई खास मतलब था। अगर सिर्फ किसी को लेने आना होता तो आदित्य के राष्ट्रपति को आने की जरूरत नहीं थी, वरना पहले से ही एक रक्त मास्टर हिरासत में है। अगर राष्ट्रपति आदित्य खुद लोगों को लेने आए तो इज्जत गंवाना बहुत बड़ी बात होगी। रक्त की पवित्र भूमि की खबर आने से पूरा औषधि भवन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। हुल्ला की आवाज के साथ गार्डों का एक बड़ा झुंड ऊपर आया, जिसमें औषधि भवन हॉल का मैनेजर और ड्यूटी पर कुछ प्रथम लेवल के हकीम भी थे। सब सतर्क दिख रहे थे। पता नहीं आप कौन हैं? सबसे बड़े हकीमों में से एक ने घबराकर पूछा। यह खबर सबसे पहले मास्टर विनीत और मंडप के मालिक तक पहुंची थी। वे जल्दी आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी हकीम बहुत घबराया हुआ था। मैं विक्रम, सान्या मंडप के मालिक से मिलने आया हूं। ये आदित्य हैं, हमारे रक्त की पवित्र भूमि के राष्ट्रपति। विक्रम आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले। उनकी आवाज धीमी हो गई, जिससे तुरंत पूरे मैदान में चीख पुकार मच गई। सामने बैठे हकीम की सांस फूल रही थी और त्वचा में सिहरन थी। हालांकि अटकलें थीं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ सचमुच रक्त की पवित्र भूमि का राष्ट्रपति होगा।